नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। वसुंधरा राजे ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात करी है। सीएम आवास पर दोनों ही नेताओं की शिष्टाचार भेंट हुई। सीएम योगी और वसुंधरा राजे की भेंट लगभग 30 मिनट तक चली है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे। इस दौरान तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ वसुंधरा राजे को ओडीओपी का प्रोडक्ट भेंट करते हुए। तो बेहद खास और अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। सूबे में जिस तरीके की मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों के बीच वसुंधरा राजे की यह मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से बेहद अहम हो जाती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार पिछड़ों के वोट से बनी, लेकिन उस समाज के लिए कोई जगह नहीं है। सपा अब भाजपा के हर षड्यंत्र का विरोध करेगी। अभी पिछड़ों का हक छीना गया है, आगे दलितों का अधिकार छीना जाएगा। इससे पहले पुलिस बोर्ड के परिणाम में भी यही किया गया था। उसमें आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया गया, जिसकी वजह से 1700 दलितों पिछड़ों को नौकरी से बाहर होना पड़ा। तो वहीं शिक्षक भर्ती में भी यही हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पर भरोसा नहीं है। सपा के लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। जब कोर्ट के माध्यम से घोषित किया गया तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो रिजल्ट घोषित किया और घोषित होने के 3-4 दिन बाद इन्होंने पूरा का पूरा रिजल्ट बदल दिया और कहा कि ये नई आरक्षण व्यवस्था है, उसके तहत नई सूची बनाई जाएगी। मुझे याद है उस समय 1700 पिछड़े और दलित नौजवानों को नौकरी मिली थी। वो 4 दिन तो खुश रहे, लेकिन 4 दिन के बाद वो खुश नहीं रह पाए। उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ा। उस समय भी वो लोग जो नौकरी से रह गए थे, हर मंत्री के घर गए थे। लगता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं, उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया, वो एक उदाहरण है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए। मुझे याद है बलिया में यूनिवर्सिटी समाजवादी सरकार में बनी थी। समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं जिस सरकार का हिस्सा हूं, वो भी ओबीसी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ओबीसी के हित में काम कर रही है। संजय निषाद ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के फैसले के ठीक 24 घंटे के अंदर ओबीसी आयोग का गठन कर दिया। अन्य पिछड़ा वर्ग के हित में काम किया जा रहा है। निषाद ने कहा उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। पत्रकार बंधुओं का मैं आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। निषाद पार्टी और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता की तरफ से आप लोगों का जो नया साल आ रहा है, उससे पहले ही मैं आप लोगों का नए साल के आगमन का बधाई देता हूं। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी को, अपनी सरकार को धन्यवाद देना था कि जिस ओबीसी जो हमारी बैकवर्ड क्लासेज हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी संख्या सर्वाधिक है, उस 52% के लोगों के हितों की रक्षा के लिए राजनीति में हिस्सेदारी हमारी सरकार ने दी। विधानसभा में हमारी संख्या नियर अबाउट उसकी संख्या के आसपास है। और उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट में अभी फैसले आए थे, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्पर उस पर कहा कि भाई बिना ओबीसी के आरक्षण के हम कोई चुनाव नहीं कराएंगे। आयोग का गठन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। इसके आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक ही बात कहूंगा कि देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां 578 थी, मछुआ समुदाय में उसमें सर्वाधिक थी। तो मछुआ समुदाय के जो आरक्षण के मुद्दे का जो विसंगति है, उसको हाई कोर्ट ने एससी का कैंसिल
तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में पीसी करी और इस दौरान निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। नेताओं के दबाव में अफसरों ने आरक्षण में गड़बड़ी कर दी है। 5 साल से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन सिर्फ आयोग पर आयोग बन रहा है। राजभर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा, अखिलेश जो कह रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लें। जब उनकी सरकार थी तो 4 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था। आदेश में कहा गया 27% जो पिछड़ों को आरक्षण लागू है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। आदेश में यह भी कहा कि जिसका जो हिस्सा है वो उसको दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर खुद हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। मैं अरविंद राजभर बोल रहा हूं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। अरविंद जी, देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी आज सपा पर हमलावर नजर आए हैं। आयोग को लेकर के आपने भी निशाना साधा है और साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर आप भी जाएंगे। क्या कुछ रणनीति है आगे? तो ओपी राजभर केवल आयोग पर आयोग बनने की बात कहते नजर आए हैं इस दौरान। बड़ी बड़ी बखरी लो भैया बिरनू भीतरा बा मुसरन का मार भैया बिरनू। जब भीतरा गई तब न मालूम है। बारवा तो बहुत अच्छा बा, बारवा तो बहुत चमकत बा, लेकिन भीतरा गए के बाद वो मारी मारा बा ने। अरे जाके न दिखाया नहीं। पहला ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में पहला नेता है कि जो मंत्री होते हुए भी अति पिछड़ों के सवाल पे सरकार से लड़ने का काम अगर किया तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी की औकात नहीं है कोई सरकार में रह करके पिछड़ों के हक के लिए कोई लड़ा हो। तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जुड़ी बहस के बीच बुधवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन किया है। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे। सरकार की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा। इस दौरान राम अवतार सिंह ने बयान देते हुए कहा कि काफी चुनौतीपूर्ण काम है, इसमें करीबन 6 महीने का समय लग जाएगा। काफी इसमें परिश्रम करना पड़ेगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है? काफी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, सरकार की साख दांव पे लगी हुई है। हाँ। इसीलिए आयोग का गठन किया गया है। तो कितना समय में आप इसे पूरा कर देंगे? 6 महीने तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट होंगे, वहाँ से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे। हर जिले का अलग बनाना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने वीडियो ट्वीट करते हुए बताया कि हमीरपुर में अवैध खनन किया जा रहा है और उसका एक वीडियो भी ट्वीट किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दर्जन भर मशीनें अवैध खनन करती हुई नजर आ रही हैं। सपा ने कहा इस तरह का वीडियो भ्रष्टाचार का उदाहरण है। साथ ही सपा ने यह भी कहा है कि एनजीटी के गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार से सवाल पूछते हुए सवालिया लहजे में कहा कि सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति का आखिरकार क्या हुआ? कहां है ये नीतियां और कहां है वो बुलडोजर और कहां है वो महकमे के लोग जो अपनी पीठ ठपठपाते हैं? मथुरा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाले राहुल गांधी की खड़ाऊ के रूप में पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम भारत के हर वर्ग को जोड़ने निकले हैं और राहुल गांधी ने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कश्मीर तक करने का फैसला लिया है। उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अगर मैं भगवान राम का नाम लेता हूं तो इन्हें बुरा लगता है और गांधी जी ने बोला है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है और हमको ये मानना पड़ेगा कि वो ये चाहते हैं कि पहले भारत जुड़ जाए फिर चुनाव की बात हो जाएगी। लेकिन मेरी जो साधारण समझ है कि किसी भी गतिविधि से कहीं ना कहीं कोई असर होता है लोगों की सोच पर। अगर जो चुनाव से संबंधित सोच है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है,
तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होगा। लेकिन राहुल जी ये चाहते हैं कि इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए, पहले हम जहां तक लक्ष्य लेकर चले हैं वहां तक हम पहुंच जाएं, जो लक्ष्य जोड़ने का है उस लक्ष्य में हम कुछ सफल हो जाएं, उसके बाद चुनाव का अवसर आएगा तो चुनाव की बात करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है? निकाय जो आ रहे हैं अध्यक्ष जी वो बता देंगे, प्रांतीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। जो मेरी जानकारी है वो ये है कि हम पूर्ण रूप से तैयार हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कष्ट इस बात का है कि आज ओबीसी रिजर्वेशन की जो बात है उसमें थोड़ा सा एक बाधा आ गई है। हाई कोर्ट का फैसला है, हम उसका सम्मान करते हैं। सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट में कुछ करवाती है तो शायद हमारी ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में सहमति और सहयोग होगा, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का जो अधिकार है उत्तर प्रदेश में हो या भारत में किसी और क्षेत्र में हो, उस अधिकार को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी सुल्तानपुर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची। दौरे के दूसरे दिन कादीपुर ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्रों को स्वीकृति पत्र बांटने का काम उन्होंने किया और इस दौरान उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए आवास में धांधली की पोल भी खोली है और कहा कि 27 ऐसे लोगों के नाम हमने अब तक कटवाए हैं जिनके पास 80 से 90 हजार की बाइक मौजूद है, उन्हें भी योजना का लाभ दिया जा रहा था। साथ ही कहा कि अगर किसी के पास बाइक है तो उसका नाम पीएम आवास के पात्रों की लिस्ट से काटा जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अब देश में कहीं से भी अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करना संभव होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने रोजगार, शिक्षा और अन्य कारणों से गृहनगर से देश में अन्य जगह बसे नागरिकों को रिमोट वोटिंग की सुविधा देने पर काम शुरू कर दिया है। इस पहल से प्रवासी मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिलेगा। वो वापस अपने गृह राज्य अगर नहीं जा पाते हैं तो इस झंझट से भी उनको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वो घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा तैयार कर रहे हैं, जिससे प्रवासी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने गृह राज्यों की यात्रा करने की आवश्यकता न पड़े। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आरएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर आदमी की अपनी पसंद होती है। आजाद भारत में हर व्यक्ति को इस बात की आजादी हासिल है कि वो अपनी पसंद के मुताबिक जो चाहे वो खाए, जो चाहे वो पहने। कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद को दूसरे समुदाय पर नहीं थोप सकता है और ना ही किसी के खाने पीने पर उसको मजबूर किया जा सकता है। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यह भी कहा है आगे कि इस्लाम मजहब ने अपने अनुयायियों को बहुत सारे जानवरों का गोश्त खाने को जायज करार दिया है और हम उसको फॉलो करते हैं। आरएसएस के प्रमुख जनाब मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो बयान उनकी अपनी मर्जी या उनकी अपनी पसंद का है। अपनी मर्जी को किसी दूसरे पर थोपना दुरुस्त नहीं है और न ही उस पर कोई पाबंदी है। हर आदमी आज़ाद भारत में स्वतंत्र है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खाने पीने, पहनने ओढ़ने की पसंद रखता है। एक बहुत बड़ा तबका हिंदुस्तान में ऐसा है जो वो गोश्त खाता है और इस्लाम ने जिन जिन जानवरों के गोश्त खाने को जायज़ करार दिया है उसको वो खाता है। और इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी कानून ने बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो उस प्रतिबंध की मुसलमान पाबंदी भी करता है। अब ऐसी कंडीशन में किसी एक बड़े तबके पर अपनी पसंद को थोपना या उसको मजबूर करना, ये किसी एतबार से सही करार नहीं दिया जा सकता। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी राजधानी लखनऊ से। योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। आवास में उनके फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है। शोधार्थियों से सीएम योगी ने संवाद किया है। सीएम आवास में फेलोशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और इस दौरान शोधार्थियों से संवाद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नहीं होगी जी सर। तब तक हम लोग
किसी भी कार्यक्रम को, क्योंकि होता क्या है कि वो व्यक्ति भटकता रहता है। जी सर। उसको जानकारी नहीं है। जी सर। अगर हम उनको बता देंगे कि ये योजनाएं हैं, इनको आप ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। या ग्राम पंचायतों में बैठकर ग्राम सचिवालय को भी सक्रिय करने में आप योगदान दे देंगे ना, जी सर। आपका विकास खंड अपने आप ही आकांक्षात्मक विकास खंड से सामान्य विकास खंड बनने में उसको बहुत देर नहीं लगेगी। जी सर। लेकिन हमें बताना पड़ेगा उन लोगों को। जी सर, मैं जब भी जाती हूँ सर जन जागरूक करती हूँ, सबको बताती हूँ कि ये हमारी योजनाएं चल रही हैं, बैंक से लोन भी मिल रही है, छोटी छोटी लोन मिल रही है, उद्यान और एवं खाद्य प्रसंस्करण से जो है लोन मिल रही है, जो कि आप गृह उद्योग कर सकते हैं और उससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपको विकास खंड में रुकने में कोई समस्या तो नहीं है? सर हमको कोई समस्या नहीं है, स्किल डेवलपमेंट में भी हम योगदान करते हैं, मशरूम टेक्निक के बारे में मैं जानती हूँ। नहीं, रुकने में बताइए पहले, रुकने में। सर नहीं, कोई समस्या नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है? जी सर। ठीक है, ठीक है सर। सीमा देवी। धन्यवाद सर। ओम नमो नारायण सर, नमस्कार। नमस्ते। बाकी सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार सर। आप कहाँ पे हैं, किस जिले में हैं आप? सर मैं बिजनौर डिस्ट्रिक्ट नजीबाबाद में हूँ। नजीबाबाद में हाँ आप? जी सर। आपने क्या कहाँ तक की पढ़ाई की है? सर मास्टर ऑफ कॉमर्स एम.कॉम। अच्छा, एम.कॉम किए हैं हाँ आप? जी। ठीक है। तो क्या आपने पिछले इतने दिनों में आपने क्या किया है अपने विकास खंड के अंदर? जिस विकास खंड के लिए आपका चयन हुआ है जी, उस विकास खंड में आपने कुछ योगदान किया है, कुछ लोगों से संवाद बनाया है, जो पैरामीटर आपके सामने दिए गए होंगे कि इन क्षेत्रों में आप लोगों को कार्य करना है, वहां से डाटा कलेक्ट करके अपलोड करना है, इस दिशा में कुछ कार्य हुआ भी आपके? क्या हुआ सर? सबसे पहले कार्य तो बहुत सारे किए हैं, जिसमें से जो प्रमुख है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सर सबसे पहला जो था, हमारे जो इंडिकेटर हैं उन पर फोकस किया। उसमें देखा कि एक इंडिकेटर हमारा 0-0 जा रहा था, वो था वोकेशनल एजुकेशन का। तो फिर मैंने वो था सर एसटी का, शेड्यूल्ड ट्राइब का, उनको कौशल का। तो सर मैंने आइडेंटिफाई किया कि नजीबाबाद में सर 2 ऐसे गांव हैं जहां पर डेंसिटी में है एसटी पॉपुलेशन। तो उसके बारे में ब्लॉक में भी अवगत कराया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर को, सीडीओ सर से भी मीटिंग रखी, उन गांवों को आइडेंटिफाई करवाया और जो कौशल विकास को देखते हैं उनके वहां पर कैंपिंग लगवाई। और आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि वहां पर 30 ऐसे यूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको अभी जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। यानी कि ये इंडिकेटर जो शुरू से 0-0 पर आ रहा था वो अब स्टेट एवरेज से भी ऊपर चला जाएगा और काफी विकसित हो जाएगा। दूसरा सर जो था सफाई का, अब हम वहां हैं, काम भी हमें ही करना है। जो स्कूल हैं, स्कूल में जो टॉयलेट्स हैं, हमने उनका मानक पूरा कर लिया, 100% है। अब क्या है उसकी मेंटेनेंस। देखा गया कि जिस भी स्कूल में हम जाए वहां पर गंदगी थी, मतलब वो साफ सफाई नहीं थी। ठीक है, एक सफाई कर्मी की वैसे भी कमी है, रीजन है उसके भी। तो उसके लिए क्या किया, एक को कहा ठीक है वो एक दिन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर और सीडीओ सर की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखाई गई बाकी सभी ऑफिसर की, कि गांव में जो भी एक तो तैनात है ही सफाई कर्मी, कि वो चाहे पूरे गांव में गंदगी हो जैसे भी हो, स्कूल के जो टॉयलेट हैं उनको रेगुलर बेसिस पर प्रायोरिटी पर साफ करें। और उसके लिए वहां पर एक रजिस्टर रखवाया, उसमें वो साइन करेंगे और उसके लिए जो वहां का प्रिंसिपल होगा वो उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करेगा, ताकि कल को अगर हम जाएं तो ना तो प्रिंसिपल ये कहे कि वहां सफाई कर्मी नहीं आया, तो क्रॉस चेकिंग भी हो जाएगी। और मैं देख रही हूँ जब से मैंने वो रखवाई है मीटिंग और प्रधान जी को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, तो काफी इसमें सुधार आया है सर। तीसरा जो है सर, VHND सेशन होता है सर, हमारा मेडिकल हेल्थ का एक इंडिकेटर है, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता पोषण मिशन। सर एक दिन मनाया जाता है गांव में VHND सेशन। तो अब तक क्या था कि सर सिर्फ उसमें इंजेक्शन लगा दिए गर्भवती महिलाओं को, बालकों को, जो भी होता है, और या फिर मेडिसिन दे दी, मतलब जो उसका एक उद्देश्य है, जो भारत सरकार का उद्देश्य उसमें है, उसको फुलफिल नहीं देख रही थी मैं ग्राउंड लेवल। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सर, और मैंने उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करा, ना कि मेरे ब्लॉक में। वहां पर मीटिंग रखी, ऑफिसर थे, MOIC, CMO और डीएम सर भी थे सभी। उसमें क्या किया गया कि सबसे ज्यादा जरूरी है जो ग्राम पंचायतों के प्रधान हैं और सचिव हैं, उनका उसमें
सपोर्ट होना चाहिए उनको सबको। और इसके अलावा हमारी आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम, आशा, इन सबको मतलब जैसे एक समाधान दिवस होता है सर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वहां पर इस तरह का ग्राम पंचायत में एक समाधान दिवस रखेंगे, उसमें VHND सेशन होगा, उसका अरेंजमेंट ग्राम प्रधान करवाएंगे, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी व्यवस्था होती है, महीने में एक बार होता है, वो ग्राम प्रधान उसके लिए व्यवस्था करवाएं, और ताकि लोगों को भी बताएं कि भैया ये सेशन यहाँ हो रहा है, गाँव में पता ही नहीं लगता, तो ढिंडोरा या जो भी वहां पर होते हैं उनके साधनों से अवगत कराएं और वो सेशन अवगत कराएं। और उसके लिए मॉनिटरिंग का भी रखा है सर एक सिस्टम कि ब्लॉक लेवल से कोई ना कोई एक अधिकारी उसकी रेगुलर बेसिस पर मॉनिटरिंग करता रहे। तो ये सर इस तरह के मैंने कार्य किए हैं। आप वहाँ नजीमाबाद में ही ब्लॉक मुख्यालय पे रह रही हैं? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। वैसे आपका मूल गांव कहाँ है? मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से नवासा से हूँ सर। चलिए, गाँव खुड़ाना। बहुत सुंदर सर। हाँ, अगला सर। उपकरण त्रिपाठी। सादर प्रणाम सर, और सर आप सभी वरिष्ठ जनों को सर मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। आपकी शैक्षिक योग्यता बताते थे सर। तो ब्लॉक पर आवंटित ये शोधार्थी थे जिनसे सीएम योगी आदित्यनाथ डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं और जान रहे हैं कि क्षेत्र में हर गांव में जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और वो डेवलपमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जिक्र उत्तराखंड का करेंगे। बीजेपी संगठन अपने खेमे में 5 नए जिले बनाने के बाद अब 15 नए मंडल बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, जिसकी घोषणा 1-2 दिन के अंदर कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ तौर पर कहा कि नए मंडल बनाने की स्वीकृति केंद्रीय नेतृत्व ने दी है और प्रदेश भर में भाजपा संगठन के अभी तक कुल 252 मंडल हैं और 15 नए मंडल बनाने के बाद ये संख्या 277 पहुंच जाएगी। देखिए, जब जिले बढ़ते तो मंडल भी बढ़ते हैं। हमने कुछ जिलों में मंडल भी अब हम बढ़ा रहे हैं, लगभग मुझे लगता है कि 14 या 15 मंडल हमारे बढ़ जाएंगे। और वो जहाँ ऐसे मंडल थे जहाँ हमारे 120 बूथों का मंडल था, उससे ज़्यादा बूथ भी 200 बूथों के मंडल रहे मैदानी क्षेत्रों में, तो हमने उसको एक सीमित करने का ऐसा प्रयास किया है। लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में तो हमारे 80-90 बूथ तक भी मंडल थे, लेकिन जो भौगोलिक दृष्टिकोण से और बूथों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मंडल बढ़ाए हैं। जब जिले बढ़ते हैं तो मंडल स्वास्थ्य बढ़ते हैं और उसकी अनुमति केंद्रीय संगठन हमको दे दी है और बहुत जल्दी उसकी घोषणा हम 1-2 दिन के अंदर कर देंगे। हल्द्वानी पुलिस प्रशासन ने नववर्ष को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पर्यटकों की गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और ट्रैफिक को लेकर के भी अलग से रूट प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस बार उधम सिंह नगर से आने वाले ट्रैफिक को लाल कुआं बाईपास से नैनीताल के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। नैनीताल जिले के अलावा बाहर से आने वाले दोपहिया वाहनों की एंट्री बाधित रहेगी। इस दौरान सभी पर्यटकों को कोविड नियमों का विशेष ख्याल रखना होगा। नववर्ष पर पुलिस प्रशासन की चप्पे चप्पे पर नजर रहने वाली है और इसी उद्देश्य से इस बार नैनीताल में मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। इन तमाम तैयारियों की मॉनिटरिंग डीएम धीराज गर्ब्याल खुद करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को उत्तराखंड में आयोजित होने वाले कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बीते उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई खास अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को भाजपा से करारी शिकस्त मिली, पर आगामी निकाय और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बल पर संगठन को मजबूत करने में जी जान से जुटी हुई है। उधर बढ़ते कोविड के मामलों के चलते राहुल गांधी की अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण को देखते हुए भी कहीं ना कहीं संदेह है और अब राज्य स्तर पर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। नहीं, देखिए, राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो है वो यात्रा पर हैं और कई राज्यों में यात्रा नहीं जा पा रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर हम 26 जनवरी से जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएंगे और जिसके लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लल्लू जी को जो है यहाँ प्रभारी बनाया गया है। हम सब लोग मिलकर के जो है
इस अभियान को सफल बनाने का काम करेंगे और राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य हम करेंगे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।